नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। यूपी का महासमर अब समाप्त होने को है, लेकिन सबके जहन में एक सवाल है कि आखिर इस बार का इलेक्शन पहले इलेक्शन से अलग कैसे है। और अगर यूपी की बात की जाए तो इस इलेक्शन में काफी कुछ अलग है। साल 2012 की बजाय इस बार पूरा नजारा बदल चुका है। 2012 में जहां मुलायम सिंह खुद चुनाव की कमान संभाल रहे थे, वहीं इस बार मुलायम जैसे दिग्गज नेता नेपथ्य में जा चुके हैं और खुद प्रधानमंत्री यूपी में रोड शो कर रहे हैं। कभी सवर्ण और दलित का गठबंधन को एक साथ लाने में कामयाब रही मायावती की रणनीति भी इस बार बदली सी नजर आई। यूं कहें कि इस बार 2012 की बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा करीब करीब बदल चुकी है। अब देखना होगा कि क्या यह रणनीति जीत दिला पाएगी। आखिर जीत का गणित क्या है, क्योंकि हर पार्टी ने कोर वोट बैंक को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाई है। 2014 में बीजेपी को 42% वोट मिले थे, लेकिन इस बार कितने मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे और मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी से रमेश विधुड़ी हैं, एमपी हैं लोकसभा के। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभय दुबे हैं स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए नईम अब्बास हैं, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के। नईम अब्बास बहुजन समाज पार्टी के। नलिनी सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उमाकांत लखेरा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि जीत का गणित क्या होगा। आखिर वो कौन सा समीकरण है जो किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे इतने अहम राज्य में जीत दिलाएगा। आखिर कोर वोट बैंक होगा या 2014 के वोट बैंक, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें उस पैटर्न पर होगा तो कौन सी पार्टी यहां जीतती दिखेगी। 2012 से 2017 में क्या अलग है, ये अगर देखें तो क्या अलग है। फिलहाल कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं। बनारस के रोड शो की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रोड शो करने पहुंचे थे। लेकिन अब शुरू करते हैं गणित समझना, शुरू करते हैं यूपी की सियासत का समीकरण समझना, और शुरू ये करते हैं बताना आपको कि कैसे आज हम समझाने जा रहे हैं आपको कि कैसे 2017 में कौन सी पार्टी जीत सकती है और कौन सी पार्टी नहीं जीत सकती है। अब देखिए, समझिए, सबसे पहला गणित, ग्रामीण वोटर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, देश भर में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण वोटर हैं, क्योंकि अगर औसत देखें, जहां देश भर में ग्रामीण वोटर्स का औसत है 69%, ध्यान से देखिए, वही उत्तर प्रदेश में ये 78% है, करीब करीब 10% ज्यादा। शहरी वोटर का अगर यहां पर औसत देखें तो देश का औसत आता है 31%, 31% देश भर में शहरी वोटर है, जबकि यूपी में अगर चले जाएं तो ये औसत 22% का हो जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ग्रामीण वोटर ज्यादा तो है ही, लेकिन इनके हाथ में ही सत्ता की चाबी भी दिखती है। मेरे साथ सियासी पार्टियों के लोग जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन दो लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और नलिनी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। नलिनी जी, आज हम जीत का समीकरण लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे उत्तर प्रदेश में जीत की कुंजी किस पार्टी के हाथ में जा सकती है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार औसत, वोट पर पैटर्न, वोट परसेंटेज और कई फैक्ट्स हैं जिसको हमारी रिसर्च टीम ने निकाला है, वो हम लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन पहला अगर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँ नलिनी जी, क्योंकि आप इतनी सीजन जर्नलिस्ट हैं, क्या आपको लगता है कि 2017 में जीत की कुंजी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण वोटर ही होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में स्वीप करने के लिए 4 या 5% वोट ज़्यादा होता है। जीतने के लिए 3 या 4% वोट ठीक रहेगा, उचित रहेगा। अब आपने पूछा कि क्या ये ग्रामीण वोटर, मैं आपसे कहती हूँ कि ये लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछली बार 29% वोट में सपा को 224 मिल गए थे, यानी कि 1% पर 8 वोट, और बाकी जो हैं, जो मायावती थी, उनको 1% पर केवल 4 वोट मिले थे। तो इसका मतलब ये है कि क्या ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा जिसने अपनी कंसंट्रेशन किया हो, अपना उसने जमावड़ा वहाँ बना लिया है। अगर भाजपा ने बनाया है तो भाजपा का ये जो रूरल वोटर है, ग्रामीण वोटर है, वो उसको वहाँ पे ठीक है, मैं जिसने भी बनाया। ठीक है मैम, आप रहिए मेरे साथ। आपने बड़ी काम की बात कही है, लेकिन मैं आता हूं आपके पास। लेकिन मैं एक कमेंट अब पॉलिटिकल पार्टी से ले लेता हूं, क्योंकि ग्रामीण वोटर अगर सबसे ज्यादा है तो जरूर इन्होंने भी कोशिश की होगी ग्रामीण वोटर्स को अपनी तरफ लाने में। रमेश विधुड़ी बीजेपी से और मेरे साथ यहाँ पर अभय दुबे कांग्रेस से जुड़े हुए। रमेश विधुड़ी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और आज हम
आंकड़े दर आंकड़े ये साफ करने की कोशिश करेंगे कि किसके पक्ष में हवा चलती दिखाई दे रही है। और एक बात और क्लियर कर दें, कोई एग्जिट पोल नहीं है, ये केवल फैक्ट्स हैं। हम कुछ यहां पर प्रेडिक्ट नहीं करने जा रहे किसी को कि किसी को कितनी सीट मिलनी है नहीं मिलनी है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश में कैसे किसी पार्टी के हाथ में जा सकती है। रमेश विधुड़ी जी, 78% ग्रामीण वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, और प्रधानमंत्री ने तो सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना की भी बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फीडबैक देखें तो वो इतनी हिट हो नहीं पाई या सांसदों ने उतना ज्यादा उत्साह दिखाया नहीं। तो आपको लगता है कि 78% ग्रामीण आपके पक्ष में या अधिकतर ग्रामीण वोट बैंक आपके पक्ष में आएंगे, और आएंगे तो क्यों आएंगे? अधिकतर ग्रामीण जो वोट है वो बीजेपी के पक्ष में इसलिए आएगा कि लोग पक चुके थे इस बात को सुन सुनकर कि केवल किसान और गरीब की बात 60 साल के शासन करने वाले लोग करते रहे देश की 70 साल की। आज ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले कहा था गरीबों की सरकार है, और उस गरीबों की सरकार कहने के साथ केवल कहा नहीं, उसको प्रूव किया। जनधन योजना से लेकर सुकन्या योजना से लेकर और किसानों के फसल बीमा से लेकर मुद्रा बैंक से लेकर जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की आई हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी सफलता मिली कि जो नोटबंदी, गांव के अंदर एक गांव में अगर 300 परिवार रहते तो 10 या 15 परिवार संपन्न मिलेंगे आपको। बाकी के 280 परिवार जो हैं वो 2-4 एकड़ जमीन में गुजारा करने वाले गरीब परिवार हैं। उनके घर, किसी के घर 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए नहीं है, और ना ही उनको 20,000 रुपए चाहिए एक महीने में, रोजाना खर्च, एक महीने में खर्च करने के लिए। तो जो पैसा इन गरीबों के हक का पैसा था 80% जनता का, वो 10% लोगों के घरों में था, वो निकलकर देश की मुख्य धारा में आया बैंकों में और टैक्स के बाद। ये लोग समझ गए नौजवान। और दूसरी बात, राष्ट्रवादी जो बात करने की बात, तुष्टीकरण की बात जो उत्तर प्रदेश में चलती थी, मैं एक छोटा सा कमेंट अभय दुबे से ले लूं। सबका विकास। ठीक है, मैं आ रहा हूं। एक छोटा सा कमेंट अभय दुबे से ले लूं। अभय दुबे, क्योंकि आप न केवल कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बल्कि आप उस गठबंधन का भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जिसके तहत आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभय दुबे, एक तरफ सपा की सरकार, दूसरी तरफ कांग्रेस का 10 सालों का यूपीए शासन, क्या आपको लगता है कि ये दोनों उत्तर प्रदेश के ग्रामीण वोट बैंक को या उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले लोगों को इतना ज्यादा आकर्षित कर पाएगा कि वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की छवि और उनके जो 3 साल के सरकार के कामकाज को छोड़कर आपके पास आएंगे? देखिए गौरव जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने कम से कम जी बिजनेस को ये बधाई देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र का, खासकर किसानों के मुद्दे को रेखांकित करने की जी बिजनेस ने कोशिश की। आखिर उत्तर प्रदेश के सम्मुख प्रश्न क्या था? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जिसके 79% फार्मर्स, जो अगर एग्रीकल्चर सेंसस देखेंगे तो उसके पास स्मॉल और मार्जिनल फार्मिंग है। सबसे छोटे खेत रखने वाला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो गेहूं के उत्पादन का 32%, 243 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरा, धान का उत्पादन 12.5% देश में दूसरे नंबर पे 125 लाख टन। मुझको दुख इस बात का इतना हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश आकर के ये झूठ बोला कि अखिलेश जी की सरकार समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं नहीं खरीदती। विदुड़ी साहब, आप सांसद हैं, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सिर्फ उन 2-3 गिने हुए राज्यों में है जो नॉन डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्टेट है। सर, वहां पर केंद्र की जिम्मेदारी है साहब। सवाल जवाब करेंगे बाद में। आपने सिर्फ 3%। गौरव जी, मुझे 1 मिनट, 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड में कंप्लीट कर दिया। मैं एक दूसरा आंकड़ा दिखा दें, फिर आप ही लोगों के पास आऊंगा मैं। बिल्कुल जी 10 सेकंड दीजिए। मोदी सरकार का भाव तय करने वाला आयोग ये कह रहा है कि गन्ने की जो स्टेट एडवाइस प्राइस है, जो अखिलेश जी 305 रुपए प्रति क्विंटल तय करते हैं वो बंद कर दो, और मोदी जी जो 230 रुपए प्रति क्विंटल तय करते हैं वो जारी रहे। हो गया। और गन्ने का लागत मूल्य उत्तर प्रदेश में 255 रुपए क्विंटल है, तो कैसे 2022? ठीक है, ओके, मैं इस सवाल को बाद में लूंगा। रमेश विधुड़ी, आपको इस सवाल का जवाब देना है, लेकिन मैं जरा एक दूसरा आंकड़ा दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे ग्राफिक्स हैं। अगर एक ही सवाल पर रहेंगे तो हम सब चीज कवर नहीं कर पाएंगे। 2017 में जीत की कुंजी किसके हाथ में जा सकती है, यह कैसे पता चलेगा? अगर हम 2014 का लोकसभा चुनाव जो सबसे रीसेंट रहा उत्तर प्रदेश में, उसका अगर वोट परसेंटेज देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 42% वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में। बीजेपी के बाद अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनके गठबंधन को मिला दें तो यह वोट परसेंटेज होता है 29%, दोनों का परसेंटेज मिला दें अगर। और अगर बीएसपी की बात करें तो यह वोट परसेंट होता है 20। और जो विश्लेषण कहता है वो ये कहता है कि सरकार के लिए 30% वोट जरूरी है। 30% या इससे ज्यादा वोट या इसके आसपास 1-2% ऊपर नीचे
कम से कम चाहिए अगर आपको उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तो। नईम अब्बास मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी से। नईम अब्बास, तो इस किसी भी स्थिति में बीएसपी के लिए तो 2014 से तो कम यहां पर कोई राह निकलती दिखती नहीं। देखिए सर, आप जो कह रहे हैं मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से देख रही है कि जब से मोदी सरकार और समाजवादी गवर्नमेंट आई है तो तब से एक तो महंगाई की मार बहुत ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहला मुद्दा नोटबंदी का है, फिर महंगाई है, फिर अभी एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है, दाल 55 रुपए किलो से लेके 200 रुपए किलो बिक रही है। और दूसरी चीज़, समाजवादी गवर्नमेंट जब से रही है तब से सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इतना गंदा हुआ है कि 400 से अधिक दंगे हो जाते हैं। इस मामले में अगर बीएसपी सबसे नंबर 1 पे आती, 2007 से 2012 तक अगर माननीय बहन कुमारी मायावती की सरकार रही, उसमें एक भी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है, उसमें सब लोग मिलजुल के रहते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जनता पूरी तरीके से दोनों पार्टियों से परेशान है और जनता ने अपना मन बना लिया है। इस बार अगर पूर्ण बहुमत की सरकार अगर किसी की आएगी तो बहन कुमारी मायावती जी की आएगी। इस बात को और क्या मानती हैं कि अगर हम 30% वाला यहाँ पर विश्लेषण आधार माने तो बीजेपी अगर 10 से 11% अपना वोट शेयर खो भी दे लोकसभा चुनाव में तो भी उसके पास एज दिखता है? देखिए, ऐसा है गौरव, ऐसा लगता है। पहले तो मैं एक बात कह दूं कि आप बात कर रहे हो रूरल वोटर्स की, ग्रामीण वोटर की। असल में वोट जाएगा जात पर, वोट ये नहीं जाएगा कि आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या अगर बीजेपी 10-12% वोट खो भी दे तो क्या वो सरकार बना लेगी? क्या कम से कम वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी? मुझे लगता है कि इसमें काफी दम है जो आप बात कह रहे हैं। लेकिन जो दिखाई दिया है वो ये है कि जो विधानसभा चुनाव होती है, जो उसके आंकड़े होते हैं, पहले वाले आंकड़े 2012 के आंकड़े, वो उनमें शायद ज्यादा दम है जब आप तुलना करें 2017 में और उसमें करें तो फिर वो मामला थोड़ा फर्क आता है। लेकिन इसमें एक बात जरूर जोर देनी चाहिए, इस वक्त बीजेपी एक तरफ है, यानी कि ध्रुवीकरण यह है कि भाजपा बनाम बाकी और कहीं ना कहीं पीएम मोदी का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है इसको पीएम भाजपा बनाम बाकी बनाने में। रमेश भिदोड़ी में आ रहा हूं। नईम अब्बास, रमेश भिदोड़ी कॉन्फिडेंट हैं कि 2014 वाली कहानी उत्तर प्रदेश में दोबारा 2017 में दोहराई जाएगी, या क्योंकि 2014 में मोदी जी की हवा चल रही थी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए 73 सांसद आ गए, अब मोदी जी को सीएम तो बनना नहीं है यूपी में, तो क्या यूपी की जनता आप पे उस तरह का प्यार बरसाएगी? देखो गौरव जी, ये ना तो आप जी बिजनेस के आंकड़े हैं, ना रमेश भिदोड़ी और बीजेपी के आंकड़े हैं। आज भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 61% पर टिकी हुई है 3 साल के शासन के, पौने 3 साल के शासन के बाद। जहां तक जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, विश्वास है, वो लोगों का अभी देखो चुनाव हो गया है, केवल 40 सीटों का चुनाव होना बाकी है। अभी हम ये बातें करें कि कहीं कोई गन्ने की रेट बताएगा तो उधर गन्ना होता भी नहीं है जहां चुनाव होना है। तो इसीलिए अभी जो क्रेडिबिलिटी की बात है, और जो 2012 के चुनाव में एक ओबीसी वर्ग होता था, पिछड़ा वर्ग होता था, वो बीजेपी से विमुक्त था। मैं बताऊंगा वो भी यूपी में जाति का भी आंकड़ा हम दिखाएंगे। बघेल से लेकर गुर्जर समाज से लेकर ये जाति के आंकड़े के अनुसार अगर आप जाएंगे आपको लगेगा कि 80% 90% लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। और जो अर्बनाइज एरिया के अंदर, शहरों में, कस्बों में मीडिया चैनल, वॉर रूम के लोग घूमते हैं, वो अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1500 से 1500 गांव हैं, हम गांव में अगर जाएंगे तो हमको पता लगेगा कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी क्या है। ठीक है, ओके, ओके। अभय दुबे, छोटा सा कमेंट इस पे भी। अभय दुबे की सरकार के बाद 3 साल तक भी उनकी अभय दुबे, बिकॉज आप आंकड़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अभय दुबे, 42% और 42% और 29%, वाकई दोनों पार्टियों का वोट शेयर मिला के 29%। सर, डिफरेंस तो ज्यादा है, कैसे कवर अप करेंगे इसे? गौरव जी, नलिनी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि आज तक जितने अध्ययन हुए हैं और मैंने भी जितना अध्ययन किया है, अगर लोकसभा इलेक्शन के 6 माह के अंदर कोई इलेक्शन स्टेट का होता है तो वो तो इन्फ्लुएंस उसका होता है, मगर उसके पीरियड के बाद होगा तो वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसलिए उन डेटा की अपेक्षा जो 29% इसलिए लोग रिलेट कर रहे हैं सर, क्योंकि उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि एक मोदी वेव है और कह रहे हैं कि बनारस में जिस तरह से पीएम ने 3 दिन कैंपिंग की उसके बाद बहुत बन गया। वो देखिए, वो
गौरव जी, वो मिथक अगर बिहार में आंख टूट बंद कर ले कि गया। मैं बिल्कुल अप्रासंगिक दिखाई हो नहीं गए। दे विदुड़ी जी निकाय के विश्वास चुनाव देश भर में हुए रखिए, हैं, निकाय के अगर चुनाव। मोदी जी लोकल बॉडी इलेक्शन में भी घूम लेते तो वहां हार जाते। मैं आज चुनौती देता हूं, जहां जहां मोदी जी अब कैंपेन करेंगे वहां भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, लिख कर रख लीजिए, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें और अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, दुबे साहब उद्योग पर बहुत बड़ा है। ओके सर, ओके मैं एक और आंकड़ा दिखाना चाहता हूं सर, मैं एक और आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, फिर आगे चलते हैं सर। मैं एक और आंकड़ा दिखाता हूं, फिर आगे बात करते हैं। अभी बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत मौका मिलेगा सर आप लोगों को बात करने के लिए। यूपी में जाति अहम क्यों है, ये जानिए आप। जाति की बात कर रहे थे ना अभी आप रमेश बिदुड़ी, देखिए जाति अहम क्यों है। अगर हम यूपी को देश से तुलना करें तो दलितों की परसेंटेज, अगर वोट आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये औसत 21% का है, जबकि देश में 17%। तो यूपी में देश के मुकाबले दलितों का ज्यादा है वोट परसेंट। मुस्लिमों की बात करें तो यहां भी यही है, मुस्लिम देश का औसत है 13%, जबकि यूपी का औसत है 19%। आगे बढ़ते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी देश में है 41%, यूपी में करीब करीब आसपास ही 39% है। जनरल कास्ट की बात करें तो ये भी ठीक ठाक वही आसपास ही दिखते हैं, 20% देश का औसत है, 21% यूपी का। लेकिन आदिवासी ट्राइबल्स की बात करें तो देश का औसत भले ही 9 से 10% हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2.3% के आसपास है। आगे बढ़े, एक और हम आपको दिखाते हैं, वो भी समझ लीजिए, फिर मैं आप सभी लोगों से रिएक्शन लेता हूं। 2014 में हुआ क्या था, 2014 की हम बात कर रहे थे। 2014 में समाजवादी पार्टी ने 22% वोट हासिल किए थे, लेकिन सीटें केवल 42 थी। अगर उनके जो वोट परसेंटेज है उसको सीटों में अगर बदलें तो, लोकसभा सीटों को अगर विधानसभा सीटों में बदलें वोट शेयर के लिहाज से, तो 42 सीटें होती। कांग्रेस की बात करें तो 13%, कांग्रेस के पास 8% वोट था, 15 सीटें होती। यहां पे कुछ गलत लिख गया है, कांग्रेस के पास 8% सीटें होती, 8% वोट था तो 15 सीटें होती। बीजेपी के पास 43%, 42 से 43% वोट शेयर आया तो 337 सीटें करीब बनती हैं वो। बीएसपी के पास 20% वोट शेयर अगर था, सीटें लोकसभा में एक भी नहीं थी, लेकिन अगर इस वोट शेयर को सीट में विधानसभा में कन्वर्ट करें तो 9 सीटें। नलिनी सिंह, इस 2014 की हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि 2014 और 2017 में अंतर हो गया है, लेकिन नलिनी सिंह इसी डेटा को हम करें और यूपी में जाति और वोट के शेयर को इसलिए हम दिखा रहे हैं कि हर पार्टी का अपना अपना एक वोट बैंक है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, कांग्रेस हो, और चाहे कांग्रेस और एसपी हो, और चाहे बीएसपी हो। मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से दलित, मुस्लिम, ओबीसी और जनरल कास्ट का ब्लेंड है उत्तर प्रदेश में, क्या किसी एक कास्ट के सहारे नैया किसी भी पार्टी की पार लग सकती है? एक कास्ट के सहारे तो नहीं लग सकती नैया किसी भी पार्टी की, ये तो मैं एकदम से कह सकती हूँ। लेकिन मुझे ये कहना है कि जैसे कि जो अब 1 मिनट आप, क्योंकि नईम अख्तर जी बैठे हुए, अब बसपा को ले लीजिए। अगर दलित प्लस मुस्लिम, अगर ये किसी तरह से ये आंकड़े अपने अच्छे दिखा देते हैं, वोट परसेंटेज ही ज़्यादा आ जाती है, सीटों में बदले ना बदले, तो देश की राजनीति में, देखिए देश की राजनीति में एक मोड़ आ जाएगा, क्योंकि फिर तमाम देश में दलित प्लस मुस्लिम का एक समीकरण हो सकता है। तो मुझे आपसे ये कहना है कि एक जात के सहारे तो कोई भी नहीं जीत सकता, और ना ही भाजपा तक ये नहीं मान रही है कि एक जात के सहारे। भाजपा ने अपर कास्ट और ओबीसी नॉन यादव को अपने खेमे में करने की बहुत कोशिश किया है। यादव 8%, लेकिन अगर आप देखें, हाँ, बाकी जो नॉन है, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, साहनी, ये लोध, निषाद, राजभार, ये सब बहुत ये संख्या में ये लोग हैं। बेशक 2%, 4%, लेकिन बढ़ के ये जाकर के, जब आप जानते हैं कि ओबीसी का आंकड़ा इतना 30% पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने जब इन 2 को रखा हुआ है अपने पास में, और बाकी भी बटोरने का, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नॉन यादव सारे ओबीसी का बीजेपी की तरफ जाएंगे? नहीं, ये तो नहीं मैं कह रही, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कोशिश की है। मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस ने, चाहे समाजवादी पार्टी ने भी उतनी कोशिश की हो। मैं यही एक सवाल लेके अभय दुबे आपके पास आऊंगा, लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि आपने बहुत कोशिश की, आपके गठबंधन ने, कि मुस्लिमों को अपने साथ लाए और यादव को आपने अपना वोट बैंक समझा, लेकिन कहीं आपसे चूक हो गई। जो नलिनी सिंह कह रही हैं कि जो बाकी नॉन यादव ओबीसी हैं 30% के, उन पे आपका फोकस नहीं रहा, और कहीं वो आपके लिए हार की वजह ना बन जाए। नहीं, देखिए, एक बात ये समझ लीजिए, जैसे आपने दलित का कहा या ओबीसी का कहा, तो मल्ला में भी 27 सब कास्ट है, मुस्लिम में 68 सब कास्ट है, जिसमें से 35 ओबीसी,
कैटेगरी में गिरते हैं। और यादव अदर्स जो 200 सब कास्ट है ओबीसी में, लेकिन फोकस क्या था इस जो साथ आए हैं हम, उसका फोकस था कि उत्तर प्रदेश की प्रगति को एक प्रशस्त मार्ग देना है। तो हमने ना संप्रदायवाद पर ना जातिवाद पर, हमने बात सीधी की कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंटीग्रेटेड वाटर ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड पर हम लोग अभी से काम करना स्टार्ट किया है। तो हमारा फोकस तो स्पष्ट था, हमको विकास का साथ पसंद था, उन्हें बंटवारे की बात पसंद थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ध्रुवीकरण करने की कोशिश थी, क्योंकि विकास का आत्मविश्वास नहीं था। और जवाब ये भी दीजिए, जवाब ये भी दीजिए। तो सिर्फ जब 1 मिनट 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड दीजिए गौरव जी। जब उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी फसलों के दाम दीजिए, तो उन्होंने कहा कि शमशान और कब्रिस्तान लीजिए। जब उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा विकास के दीदार कराइए, तो उन्होंने कहा कि बूचड़ खाने पर जनता को लड़वाइए। जब उत्तर प्रदेश ने कहा कि प्रगति के मापदंडों पर बात कीजिए प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं घूंघट और बुरके पर बात होगी। तो हमारी तो साफ नियत। मैं एक जवाब ले लेता हूं रमेश मिथुड़ी जी से, उसके बाद मैं एक और आपको वही जातिगत आंकड़ा फिर दिखाऊंगा कि कैसे कौन सी जाति ज्यादा अहम हो जाती है। फिर नईम अब्बास आपके पास आता हूं। रमेश मिथुड़ी तुरंत 30 सेकंड में जवाब दीजिए। देखो, दुबे साहब के चश्मा चढ़ा हुआ है बेचारों के, उनका कसूर नहीं है। जो वो विकास की बात कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, जनता ने इनको झेला है 40 साल उत्तर प्रदेश के अंदर। वो 40 साल में इनको विकास, स्वच्छ पानी, 18,000 गांव में बिजली नहीं है, वो इनको दिखा नहीं। लोगों ने यह भी देखा है कि मोदी साहब ने 18,000 गांव में 1,000 दिनों में बिजली देने की बात की, तो 14,000 गांव में भी दी बिजली, केवल 1,000 दिनों में नहीं, 400 दिनों में। तो इसीलिए इनके चश्मा चढ़ा हुआ है। जो वो वर्ग था जो हमेशा जिसको कांग्रेस और समाजवादी यूज करते रहे ओबीसी के नाम पर, वो दर्जी था, वो सैन था, वो धोबी था। ये 1-2% है। जहां भाजपा ने सबको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, आप लोग जिसकी बात कर रहे हैं मैं व्यूअर्स को फिर से दिखा देता हूं, फिर से समझा देता हूं कि आखिर बात किसकी हो रही है। उसके बाद मैं आता हूं आप लोगों के पास, एक बार फिर से दिखा देता हूं किस जाति के पास कितने वोट हैं। हम एक बार फिर से आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जो नलिनी सिंह कह रही थी कि नॉन यादव और ओबीसी की बात करें तो वो 31% है, जबकि ओबीसी यादवों की बात करें तो वो 8% है। कुल मिलाकर 39% वोट बैंक है ओबीसी उत्तर प्रदेश में। एससी की जो बात हो रही थी वो 21% है। दलितों की जो हम बात कर रहे थे और जनरल की बात कर रहे थे ये 21% आसपास, नहीं बराबर बराबर बैठते हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो 19% इनका भी वोट शेयर आता है। अब यही सवाल है नईम अब्बास कि कौन आपके साथ आएगा, कौन आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि ओबीसी बहुत बड़ा यहां पर जरिया है किसी भी सरकार को बनाने में। देखिए सर, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जो 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ ये उससे बिल्कुल अलग है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये देखा कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने झूठे वादे किए हैं, आप ये देखिए इनकी जो मंशा रहती है वो किस तरीके की है। अगर दलित है तो उसे नक्सली कह के मार दो, अगर मुसलमान है तो उसे आतंकवादी कह के मार दो, अगर कोई इनकी नफ्स पकड़ ले तो उसको देशद्रोही कह के मार दो। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये पूरी सारी चीज़ें देख रही है और देखने बाद बहन कुमारी मायावती ने सर्व समाज के लोगों को टिकट दिए हैं और इसीलिए ये बहुत अच्छा फैक्टर बन के आ रहा है इस बार। तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकार बनने जा रही है तो बहन कुमारी मायावती जी की बनने वाली है। और ये आपने देखो आंकड़ा भी दिखाया है कि 19% और 21%, ये सबसे अच्छा गठजोड़ है और इससे अच्छा इसका ये अटूट एक गठबंधन है, इससे सबसे बड़ा गठबंधन है। एक बार फिर से और अच्छे तरीके से अपने व्यूअर्स को समझाता हूं और अच्छे तरीके से समझाने के बाद फिर अपने मेहमानों के पास जाएंगे कि यूपी में जीत का गणित जो हम जातिगत यहां पर आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं ये कैसे और अहम है और जीत का गणित और है क्या। यूपी में जीत का गणित समझिए आप। जीत के लिए 30% से ज्यादा वोट जरूरी है उत्तर प्रदेश में, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। 2014 की बात कर रहे थे, ये 2014 में उत्तर प्रदेश को 42% मत मिले थे। अगर यहां पर जीत के लिए 50% अगर सीटें चाहिए, 35% वोट मिल जाता है तो 50%, 30 से 35% के बीच अगर आपके वोट शेयर रहते हैं तो आपके पास करीब 50% सीटें यानी बहुमत के आसपास आप पहुंच जाते हैं। ये वोट स्नेक बताता है। लेकिन यूपी में जीत का गणित जो है वो 7% वोटों का नुकसान रहने की स्थिति में भी बीजेपी यहां पर फायदे में दिखती है। एसपी के लिए 19% मुस्लिम और 8% यादव वोटों के भरोसे में है और बीएसपी के लिए 21% एससी वोटों के अलावा बाकी वोट हासिल करना चुनौती है। ये तो हमने स्नेक दिखाया आपको। वोट स्नेक क्या कहता है यहां पर 30 से 35% वोट मतलब आधे के बराबर सीटें। नलिनी सिंह, जो हम
अब जातिगत समीकरण समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यूपी में जाति अहम है और जाति के तहत चुनाव भी होता है। क्या आपको लगता है कि नॉन यादव ओबीसी और जो बीजेपी का जो शहरी वोट है, जो बीजेपी का परंपरागत वोट है, वो आता है तो यह 30 से 35% उसके लिए हासिल करना बहुत मुश्किल होगा? बीजेपी के लिए मुश्किल होगा? होगा क्या, ये लगता है आपको? लगता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये जो आप कह रहे हैं कि सारे पहले तो फॉरवर्ड कास्ट अगर बीजेपी के झोले में अभी आ चुके हैं और उसके बाद आप कहें कि ये नॉन यादव ओबीसी और फिर उन्होंने इधर उधर से कुछ और भी बटोरी हैं कास्ट, तो मुझे लगता है कि फिर ये आंकड़ा पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं नज़र आता। देखिए, ऐसा है कि जो बसपा में दलित और ओबीसी में जो टकराव है वो यहाँ बढ़ा है, तो इसलिए हम ये नहीं समझ सकते कि जो मुस्लिम वोट है प्लस अगर मुस्लिम वोट सभी आ गई बसपा के पास, दलित जातव सभी आ गए, तो दलित वोट भी भाजपा ने बटोरी है, वो जो ईबीसी करके। अभी जो अगर बसपा पे रहें तो अगर टकराव ही है तो ओबीसी इनके पास आने वाली नहीं है, तो दलित प्लस कुछ मुस्लिम मुझे लगता है बसपा के लिए रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अब वहां पर मुस्लिम आए, समाजवादी पार्टी के यादव आए और कांग्रेस किसको ला रही है इनके झोले में, वो अभी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, वो शायद अभय दुबे जी ज्यादा बताएं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये जो नोटबंदी हुई है इस पर रमेश बिधूरी जी अगर खुल करके बताएं कि लोकसभा चुनाव में आपने कितना खर्चा किया था। आप कह रहे हैं कि आप गरीबों की पार्टी बन चुके हैं भाजपा, तो 2014 में आपने कितना खर्च किया? उठा रही है। मैं रमेश बिधूरी के पास जाऊंगा, लेकिन आपको लगता है ये चुनाव में मुद्दा बनेगा? ये चुनाव में मुद्दा बन सकता है? ये इन्होंने कहा है कि नोटबंदी मुद्दा बन चुका है, लोगों ने तारीफ किया। मुझे ये कहना जरूरी यहाँ पर है कि अगर लोग ये समझते हैं कि जो धनी मनी है उनको उनके दिन बहुत ही उलट गए और उनको बहुत पैसा अपना कहीं ना कहीं फेंकना पड़ा दरिया में वगैरह, तो फिर बिधूरी जी बता दें कि क्या उन्होंने बिधूरी जी बता दीजिए, 5 लाख में फिर मैं आपसे दूसरा सवाल लेके आऊंगा। 28 लाख में जीत लिया था अपना चुनाव, और अभी तक जल्दी से। गौरव जी मैं आ रहा हूं, अभय दुबे आ रहा हूं। गौरव जी देश को अभी तक ये नहीं पता था कि उसके पास कितनी मुद्रा है। 15 लाख हजार करोड़ रुपए बैंकों में आ गया, वो पैसा अब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, ये नौजवान जानता है। और जहां तक मैं इससे हटके सवाल पर जाना चाहता हूं, अगर नोटबंदी के कारण से लोग खुश नहीं थे तो सभी निकाय चुनाव के अंदर देश में जहां भी निकाय के चुनाव हुए, हरियाणा से लेकर उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो दलित वर्ग की बात कर रहे हैं, जैसे आपने ओबीसी से यादव को अलग कर दिया, ऐसे ही जाटव समाज को भी आप दलित में, और भी बहुत लोग हैं, वाल्मीकि हैं जो और भी समाज के लोग हैं, और जाटव समाज के लोगों ने, जो यूथ समाज है जाटव का, अब जाति पर ना रहकर राष्ट्रवादी चीजों को लेकर वो भाजपा के साथ दलित और मुस्लिम मिलकर 40% आगरा जाटवों की राजधानी कहा जाता है। आगरा में अगर एक तरफा वोट गया तो किसी आप में से किसी सरकार नहीं बनेगी। और भी वर्ग है ना, नहीं एक तरफ जगह नहीं, दलित का जो और वर्ग है, दलित में और भी वर्ग है ना जी, वो दलित का समाज वो हमारे साथ आया बीजेपी के साथ, राष्ट्रवादी वो मायावती, वो केवल जाटव समाज को छोड़ दीजिए, आप उसको भी डिफाइन करिए आप ओबीसी की तरह जैसे यादव को किया है, तो दलित को भी अगर आप डिफाइन करेंगे तो जाटव समाज का वोट उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12% आपको मिलेगा जी, वो 29% नहीं मिलेगा आपको, 21-22% नहीं मिलेगा जी आपको। तो 9% जो दलित और समाज का वर्ग है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, और जाटव समाज का यूथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में जुड़ा है। और 32 से 36, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, 32 से 36% इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला है। इन सब चीजों को काटने के बाद भी कि मायावती अलग चलेगी, समाजवादी अलग। मैं नईम अब्बास से एक रिएक्शन ले लेता हूं। नईम अब्बास ये कह रहे हैं कि आपके साथ केवल जाटव वोट है, दलित के सारे वोट नहीं है, तो मतलब क्या बीएसपी का जो कोर वोट बैंक था उसमें सेंध लगा दी बीजेपी ने? मैं आ रहा हूं अभय दुबे आपके पास। ये सर बिल्कुल गलत फहमी है इनकी, और इनको 11 को इसका रिजल्ट मिल जाएगा सर। देखिए, ध्रुवीकरण की कोशिश अगर कोई कर रही है तो बीजेपी कर रही है। 5 राज्यों में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दे रही है। गुजरात में जिस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, और मध्य प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, हर जगह से पलायन कर रहे हैं। किस तरीके से सर आप देखिए, हो चुके हैं सर, चुनाव तो अभी कल का बच रहा है सर। अब डेटा की बात करो, मैं डेटा की ही बात कर रहा हूं सर। चुनाव हो गए सर, देखिए, मैं अगर मैंने आपकी दुखती रख पे हाथ रखा, आप किस तरीके से जोड़ लेंगे सर उस समाज के लोगों को?
किस तरीके से आप उनके लिए नफरत रखते हैं सर, उनके लिए नफरत तुम्हारी रखते नेता ने हैं। किया था। आप सिर्फ नफरत तिलक, रखते हैं सर। तराजू और तलवार। आप तुम्हारी आप नेता ने चुनाव नारा दिया था, में भाजपा आप ने चुनाव दिया में था। एक नारा तिलक, लेके तराजू आते और हैं, तलवार, आप इसमें चुनाव में एक जूते नारा चार। लेके ये नारा आते किसने दिया हैं था? कि ये मंदिर तुम्हारी वहीं नेता ने बनाएंगे पर दिया तारीख और नहीं दलित बताएंगे। समाज इस बात को समझ आप गया। सर आप ये ये भाषणबाजी चुनाव में नहीं होने मुद्दा वाला। लेके आते हैं कि अरे मंदिर वहीं भैया, बनाएंगे पर ध्रुवीकरण तारीख तुम नहीं करते हो। बताएंगे। ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश की कांग्रेस करती जनता है। आपको ध्रुवीकरण देखिए मुसलमानों के लिए आपको मैं समझ एक चुकी है उत्तर नेता हूं, प्रदेश ये की जनता की नहीं किस तरीके करते। ध्रुवीकरण की आप भारतीय कोशिश जनता कर रहे पार्टी ध्रुवीकरण नहीं हैं। करती। उत्तर प्रदेश की जनता आपको समझ सबका चुकी है किस साथ, तरीके सबका से विकास। कब्रिस्तान और देश जान शमशान चुका है। और देश ईद और automatically दिवाली ध्रुवीकरण किस तरीके से कर रहे हैं सर। देश उत्तर तुम प्रदेश लोगों की को समझ जनता चुका है, देख तुम्हारी रही है चर्चा अभी को समझ 150 चुका रुपए है। का सरचार्ज तुम सबका लगाने लगे के आप। लिए इस प्रकार के 414 का सिलेंडर उत्तर प्रदेश की जनता 414 का सिलेंडर आपने 770 रुपए का कर दिया। जो बैंक के पैसे हैं उसे निकालने में भी उनको दिक्कत आ रही है, उसमें भी 150 रुपए का चार्ज लगा रहे हैं। तो जहां 15 लाख रुपए की आप बात कर रहे थे, 15 लाख रुपए तो दे नहीं रहे हो, 150 रुपए के चार्ज और लगा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं सर? उत्तर प्रदेश की जनता आपको देखिए बिजोड़ी जी, सर एक एक लूटने का काम अगर कोई कर रही है तो बीजेपी कर रही है। किस तरीके से वोट मांगेंगे सर आपको? किस तरीके से वोट मांगेंगे उस जनता से? जनता पे जो अत्याचार आप कर रहे हैं किस तरीके से आपके साथ जाएगी? जनता पे अत्याचार हो रहा है, जनता किस तरीके से आपके साथ खड़ी होगी? मोदी जी 3 दिन से बनारस में पड़े, इससे पहले 3 साल हो गए उनको, 3 बार गए सर। तुम लोगों को 3 महीने के लिए पड़े कि जाति अब इस देश को सुरक्षा देनी है सीमाओं से, इस देश को सुरक्षा देनी है। घर में बैठे मैं आप दोनों की आवाज म्यूट करवानी पड़ जाएगी सर, मुझे प्लीज मान जाइए। अभय दुबे जी के पास जाने दीजिए, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, ठीक है। अभय दुबे, आपका क्या टेक है इस पर? क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पास एज है अगर ये जातिगत समीकरण देखे तो? और आप दोनों के गठबंधन के बावजूद एक चीज जो आप लोगों से छूट गई वो उत्तर प्रदेश की दूसरी कास्ट जो ओबीसी में शामिल है, या जैसा कि रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि जो दलितों में शामिल है। नहीं देखिए, एक बहुत साफ संकेत हमको दिखाई देता है। पूरे देश भर में जो सबसे ज्यादा नाराज कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी से है वो दलित लोग हैं, क्योंकि दलितों का दमन जिस प्रकार बीते 33 माह में हुआ है वो देश ने देखा है। दूसरी नाराज कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वो तीसरा सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है वो ओबीसी पर पड़ा है। सुन लीजिए, मैंने आपको इंट्रोच नहीं किया, आपका समय वो पैसे वालों ने नहीं खोले, आपका समय पैसे वालों ने खाते नहीं खोले। रमेश जी सुन लीजिए, ओबीसी जो है जो पहल के अंदर सिलेंडर दिए गए, ओबीसी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है डिमोनेटाइजेशन से। 25 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में वो दलित की मां को फोड़ती थी, दैनिक मजदूरी अपनी कमाते हैं, 70 साल उनका काम नहीं मिला। 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जनता पार्टी ने जो डेली अर्नर्स हैं, जो छोटे एस्टेब्लिशमेंट के सब अपने स्वयं के व्यवसाय में काम करते हैं, इसलिए वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बिधूड़ी साहब इसलिए सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि निराश हैं, प्रधानमंत्री की तरह निराश हैं, और निराशा नफरत को प्रतिबिंबित करती है। बिधूड़ी देश में लड़ता है, आप इतने निराश मत होइए। चलिए मैं बताता हूं, सुनिए। अब वो लोग पढ़ गए हैं, सर वो समझ गए। गौरव जी, सर दुबे साहब, गौरव जी, अब समय निकल गया। एक मिनट, रमेश बिधूड़ी रुकिए, रमेश बिधूड़ी सर आप ही बोलेंगे, दूसरे को बोलने दीजिए सर, 10 सेकंड सर बोलने दीजिए, बहुत हो गया गौरव सर जी, बोलने दीजिए सर। मैं आता हूं सर, अभी आधा घंटा और है आपके पास, फिर आऊंगा 10 सेकंड बोलिए भाई दुबे जल्दी। देखिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने कल उत्तर प्रदेश में 2 वक्तव्य दिए। एक कहा कि 2022 तक सबको घर दूंगा। बिधूड़ी जी सम्मानीय सांसद हैं। बिधूड़ी जी, मैंने ये अभी इसी माह की रिपोर्ट निकाली हाउसिंग फॉर ऑल, 2 करोड़ घर में से वो बता रहे हैं कि 3 साल में सिर्फ 9,000 मकान आपने बनाए हैं। बिधूड़ी साहब, मुझे ये बताइए कि मैंने ये जो प्रधानमंत्री ने कहा डिजिटल इंडिया हाउस में कहा आपकी मौजूदगी में कि 70,000 गांव तक इंटरनेट पहुंचा दिया, ये मैंने कल आरटीआई से लिया, वो बताते सिर्फ 16,000 गांव में पहुंचा। ठीक है, ये जितनी स्कीम्स है
अब वो नहीं था। ये राष्ट्रीय एक कृषि मिनट विकास ना, योजना, तुम 60 नेशनल साल फूड तक क्या करते सिक्योरिटी रहे, इसका जवाब दो मिशन, पहले। नेशनल अच्छा, हम जरा पार्टी वाइज बात कर लेते हैं। ओके हम जरा पार्टी वाइज बात कर लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट सर अधिकार नहीं है। हम जो दिखा रहे हैं एक बार फिर से दिखा देते हैं कि बीजेपी की रणनीति और चुनौतियां क्या है, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की चुनौतियां दिखाई कर दीजिए। एक मिनट, ओके, अब आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। सुनिए सर, सुनिए जरा। अब हम दिखा देते हैं बीजेपी की रणनीतियां क्या है और बीजेपी की चुनौतियां क्या है, जो हम लगातार आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी की रणनीति क्या है। बीजेपी ने इस बार 31% गैर यादव ओबीसी पर फोकस किया था, जो भी आप ग्राफिक्स देख भी रहे थे। बीजेपी की रणनीति देखिए पहले। बीजेपी ने 31% गैर यादव ओबीसी पर फोकस किया। बीजेपी को सवर्ण 31% गैर यादव ओबीसी का समर्थन मिल सकता है, लेकिन चुनौतियां यहां पर क्या है? जाट मतदाताओं का पश्चिमी यूपी में बीजेपी को रूठना भारी पड़ सकता है। गैर जाटो मतदाताओं का समर्थन हासिल करना चुनौती है, जो अभी रमेश दुड़ी दावा कर रहे थे नहीं हमारे साथ हैं। और गैर यादव ओबीसी मतदाताओं को साथ लाना चुनौती बन सकता है। जरा हम इस पे फोकस कर लेते हैं। नलिनी जी, इन दोनों में आपको क्या लगता है, रणनीति भारी है या चुनौतियां भारी है? देखिए, चुनौतियां भारी हैं। मुझे लगता है कि बाकी पार्टियां भी ताक लगाए बैठे हैं और समाजवादी पार्टी को इसी ओबीसी में यादव के अलावा भी काफ़ी वोट मिले थे पिछली बार। तो ये कहना और ये समझ लेना कि मायावती ने कुछ भी कोशिश नहीं की है इन ये जो ओबीसी को लेने की, ये भी गलत होगा। मुझे ये सिर्फ ये कहना ये है कि देखिए, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि जात ही पर ये वोट पड़ी है और जो 40 बच गई हैं वो भी जात ही पर पड़ेंगी, तो फिर देखिए कितनी विडंबना है इस देश के लिए। हर पार्टी, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेकर के जितने मंत्रीगण वहां गए हैं, जितने लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्होंने सबको कहा है कि हम विकास पे लड़ रहे हैं। तो बात कहने की एक और करने की एक, वही हुआ है डिमोनेटाइजेशन में भी। बात कहने की एक और करने की एक। मैं इसलिए ये कह रही हूं ये तो देखिए, आपकी नोटबंदी पर ये रेफरेंडम है। अगर बीजेपी जीतती है तो नोटबंदी पर मुहर, और हारती है तो नोटबंदी के खिलाफ फैसला है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अगर विदुरी जी ने इतने आंकड़े अच्छे बताए, एक आंकड़ा वो नहीं बता रहे कि उन्होंने कितना खर्च किया अपने लोकसभा चुनाव में, उससे तो फिर हम कन्विंस हो जाएं कि ये गरीबों की पार्टी है, ये सांसद गरीब तबके से आए हैं और ये सांसद उन्हीं लोगों में अपनी चादर फैला रहे हैं जो कि बिल्कुल हमारे देश में सबसे निम्न वर्ग के हैं, लेकिन वो बताते ही नहीं। तो इससे शक पैदा हो रहा कि जो डिमोनेटाइजेशन का सारा आपने किया है, अब आगे चल के उसका अच्छा फायदा हो, लेकिन अभी तक आपने लोगों को भ्रम में डाल दिया कि जो अमीर लोग हैं वो रो रहे हैं। विदुरी जी रो रहे हैं क्या? अगर नहीं रो रहे हैं तो वो बहुत गरीब हैं। तो मुझे आपसे कहना है कि ये भ्रमित करके विकास कैसे होता है? ठीक है, तो ठीक और है। बात विकास पर जाति भारी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में ये दिखता है। रमेश विदुड़ी सवाल का जवाब देते हुए जो आपसे इन्होंने पूछा है नलिनी सिंह ने, सवाल ये भी है कि चुनौतियां आप पे भारी लग रही हैं। पश्चिमी यूपी में हमने देखा 2 फेज में जाट मतदाता आपसे कहीं ना कहीं रूठता हुआ दिखा। और क्या आपको लगता है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं गैर जाटो और गैर यादव ओबीसी आपके पास आएंगे, कैसे आएंगे सर? जादू की छड़ी कौन सी है आपके पास? देखो हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। नलिनी सिंह जी जो कह रही है ना, हमारे यहाँ टिकट देने के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं। हमारे यहाँ पार्टी का कोष है, पार्टी फंड से हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ चुनाव का मटेरियल टोटल हमारी पार्टी देती है, सेंट्रल पार्टी लीडरशिप। हमारे यहाँ एक चुनाव में लोकसभा में 20 से 25 लाख रुपए हम खर्च करते हैं। नलिनी सिंह जी, आपको अपडेट कर देना चाहता हूं मैं आपको। आप भी अगर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में विश्वास करेंगी और कभी भाजपा से चुनाव भाजपा सोचेगी, आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी दूर बैठकर आप देख रहे हैं। दूसरी बात, रणनीति की जो मैं बात कह रहा हूं, जाट समाज के लिए ठीक है, जाट समाज के कारण से हमारी 7-8 सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन जाट समाज का यूथ है जो बिलो 40 नहीं, जाट समाज का जो 40% से बिलो यूथ है वो हमारे साथ है, वो राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ रहा है। जाट समाज का जो अबव 45% था वो चौधरी चरण सिंह जी के कारण से वो वहां पर गया है। लेकिन जाट समाज का जब आप रिजल्ट आएंगे, अरे जाट समाज ने तो कहा इस बार वही करते हैं, हम इनकी तरह नारेबाजी नहीं करते। जाट समाज का यूथ आज भी भाजपा के साथ चुनाव में वोट डाला है और वो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है और वो भाजपा के साथ था और है। तो इसीलिए ये मुंगेरी लाल के, अरे गलतफहमी 11 तारीख को पता लग जाएगा।
को गलतफहमी पता चल जाएगी, 11 तारीख को गलतफहमी खुशफहमी सब पता चल जाएगी। लेकिन जरा एसपी और कांग्रेस की चुनौतियां भी देख लेते हैं। एक मिनट बेदुड़ी साहब, और फिर मैं नए आपके पास आता हूं। एसपी और कांग्रेस की चुनौतियां भी देख लेते हैं। अभय दुबे फिर कमेंट कीजिएगा इस पे। एसपी और कांग्रेस की चुनौतियां क्या है? गैर यादव ओबीसी को साथ लाना चुनौती आपके लिए भी यहां पर सबसे बड़ी है। पिछड़े मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, लेकिन सवर्ण मतदाताओं का साथ मिलना एक बड़ी चुनौती है एसपी और कांग्रेस की। फिर से देख लीजिए, गैर यादव ओबीसी को साथ लाना चुनौती है, पहली चुनौती। पिछड़े मुस्लिम एसपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन बीएसपी के साथ, माफ कीजिएगा, बीएसपी के साथ जा सकते हैं, और सवर्ण मतदाताओं का साथ मिलना एक बड़ी चुनौती है आपके लिए। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है अभय दुबे, उनके लिए भी चुनौतियां ये कम नहीं है। देखिए, ये हमारा अनुमान ये है कि 40% जो आप अगर 11.6% और 29% हम अभी भी वो अचीव करने वाले हैं। और वो फिर हम जाति सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर नहीं, काम के आधार पर हमारा जो कमिटमेंट है वो लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया। आप नलिनी सिंह ने बहुत अच्छी बात ये कही कि पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, जब ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रस्तुत करते हो तो 60 करोड़ रुपए कैश इन हैंड लेकर रखते हो और देश को कहते हो कि कचौरी भी खाओ तो पेटीएम कर दो। आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हो कि 10 लाख करोड़ रुपए वापिस आएंगे, अटॉर्नी जनरल कहते हैं 15,44,000 करोड़ में से। प्रधानमंत्री ने जिस दिन 8 नवंबर को भाषण दिया, कहा हायर डिनोमिनेशन के नोट बहुत प्रचलन में आ गए थे। तो प्रधानमंत्री जी जिस दिन आपने चार्ज दिया उस दिन 10,80,000 करोड़ रुपए के हायर डिनोमिनेशन के नोट थे। और फिर 15,44,000 करोड़ रुपए हायर डिनोमिनेशन किसने किए? आप ही ने तो किए प्रधानमंत्री जी। आप ये बताने को कितना ब्लैक अब लोग एजुकेटेड हो गए सर, तो कितना मेरा एक सवाल आप सभी से, क्या केवल एक ही मुद्दा है नोटबंदी? पूर्वांचल के नोटबंदी के मुद्दे में, और इससे सबसे ज्यादा ओबीसी प्रभावित हुआ है गौरव जी। ओबीसी को नोटबंदी का और दलित को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, और वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ खड़ा हुआ है। रमेश बिदूड़ी इलेक्शन में चुनौती है बिदूड़ी साहब। आप दिल्ली में भी घुमा लीजिएगा, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में अगर अब ये तुम 104 वार्ड बाजी दिखाकर नॉर्थ अब लोग अंधेवादी नहीं है। 104 वार्ड अब ये भाषाबाजी बंद हो गई तो रमेश बिदूड़ी सुनिए, आपकी आवाज अभी म्यूट हो जाएगी। रमेश जी रुकिए, रमेश जी ओके। अभय दुबे, नहीं मैं बस एक छोटा सा कमेंट, ओके सर, ये मानिए कि नोटबंदी पर आपके लिए ये एक सबसे बड़ा फैसला होगा कि आपके पक्ष को जनता गई कि नहीं गई। रुकिए रमेश बिदूड़ी, आपकी ऑडियो नहीं जा रही है, प्लीज। नहीं मैं बात सुनाइए, नहीं मैं बात सर, जैसे अभी अभय दुबे जी, आपका भी दावा है, उनका भी दावा है, क्या आपको लगता है कि आप अपना वोट बैंक अपने पास साथ रख पाएंगे? बिल्कुल, हमारा वोट बैंक हमारे साथ में है। और दूसरी चीज ये है, जो अभय दुबे जी अभी गणित समझा रहे थे मुझे, जो कल तक ये बोल रहे थे कि 27 साल यूपी बेहाल, तो जनता देख रही है। अभी विकास की बात कर रहे थे, विकास तो नहीं है कहीं भी अखिलेश जी का, कारनामे बहुत है। कारनामे इतने हैं कि कैराना पलाया, मुजफ्फरनगर दंगा, दादरी कांड और जियाउल हक। आप ये देखिए, इनके कार्यकाल में, इनके जो साथी के कार्यकाल हैं, उनमें सिर्फ दंगे और फसादी होते रहे, और फिर घर में लास्ट अगर बचा तो फिर घर में बगावत हो गई है। एक अपनी माँ की नहीं सुनता, दूसरा अपने बाप की नहीं सुनता। एक आंकड़ा दिखा दो, उसको तुरंत आ रहा हूं। 1 मिनट रमेश बिदूड़ी, देख लीजिए आपके लिए खतरे की घंटी कहां हो सकती है, ये देख लीजिए। बिहार से कंपेयर करते हैं, 1 मिनट रमेश बिदूड़ी रुकिए। बिहार से कंपेयर किया जाता है कि बिहार में महागठबंधन जीता था, कहीं वही हाल यूपी में ना हो जाए। तो जरा देखिए रमेश बिदूड़ी, ये कांग्रेस का सर, मेरी आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप रमेश बिदूड़ी जी की ऑडियो नहीं जा रही है, सुनिए सर। बिहार से स्थिति अलग कैसे, ये समझ लीजिए, आपके लिए जानना जरूरी है, वरना आप कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। महागठबंधन का कोर वोट बैंक जो बिहार में था वो क्या था? अगर जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो सबका मिला के करीब 47% था। 20% जेडीयू का, आरजेडी का 19%, कांग्रेस का 8%, कुल मिलाकर 47% था। लेकिन एसपी और कांग्रेस का वोट बैंक अगर यूपी में बात करें तो 25 + 11, 25 समाजवादी पार्टी का और 11 कांग्रेस का, कुल 36% वोट बैंक यहां पर बनता है। तो रमेश बिदूड़ी, खतरे की घंटी तो आपके लिए बिहार से ही चल पड़ी है, जो यूपी में भी गठबंधन के तौर पर आपके सामने खड़ी है। 36% गया तो यूपी गया। नहीं गौरव साहब, उत्तर प्रदेश और बिहार में अंतर है। उत्तर प्रदेश के और बिहार में इसलिए अंतर है कि जो इन्होंने ये मैसेज देने के बाद
और जो दंगे हुए हैं मुजफ्फरनगर जैसे, जो लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, जो आजम खान जैसे लोगों के साथ में ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ, शोषण हुआ लोगों का, गुंडा राज हुआ है, उससे वो वर्ग बड़ा पीड़ित है। और वहां पर उस समाज, आप मेरी समझ में नहीं आता, सभी पार्टियां 21% की तो चिंता करती हैं, इस देश के अंदर 79% की चिंता कौन करेगा? ये 100 टिकटें बांटेंगे, ये इनकी विजिबिलिटी नहीं है। ये बिहार में पूछा तो आप देश में चले गए। भारतीय जनता मैंने बिहार में पूछा तो आप देश में चले गए सर। मैं 36% की बात कर रहा हूँ, आप भी तो बात कर रहे हैं 11%, 25%, 40%, तो इसका भी तो जवाब दीजिए। और जहां तक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं लोग, तो मैं आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बीएसपी और समाजवादी पार्टी। विदुरी जी, एक आपके लिए एक अच्छी सूचना मैं दे दूं, बिहार में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी भाजपा थी। भाजपा का जो वोट परसेंटेज है अपना ही, वो जेडीयू और आरजेडी से कहीं ज्यादा था, लेकिन जब आपकी जब सीट में वो कन्वर्ट नहीं हुआ, और वही बात यहाँ पर आ रही है। इसमें हो सकता है कि आपको फायदा हो जाए, लेकिन उसमें भाजपा सबसे ज्यादा आगे थी वोट में। लेकिन मुझे ये कहना है कि जब नोटबंदी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जी जनता हमको दे रही है, इंडोर्समेंट दे रही है, बार बार जिता रही है। क्या जनता समझी भी है कि नोटबंदी क्या है? ये एक मसला जो है जो आगे आना पड़ेगा। और अभय दुबे जी जो इतना ज्यादा कह रहे हैं कि हमें अभी मिल ही जाएगा अपना 40% जो पिछली बार मिला था 2012 में, मैं आपसे अभय दुबे जी को याद करवा दूं कि देखिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा एक होगा वादा खिलाफी का एहसास, और उनकी राजनीति पूरी बदल जाएगी। उसके बाद होगा क्या कि उनको समझ आ जाएगी कि जबकि विकास की वो बात कर रहे थे तो उनको उकसाया था सवर्ण ने, फॉरवर्ड कास्ट ने, जबकि उनके परिवार में झगड़ा था तो उनको जो अलग होने की नसीहत देकर, उनको शाबाशी देकर ये फॉरवर्ड कास्ट ने किया था, लेकिन वोट फॉरवर्ड कास्ट ने भाजपा को कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जो कि बहुत लंबी दूर के घोड़े हैं, वो जो है वो इस अपनी राजनीति बदल देंगे। अब क्योंकि नोटबंदी की बहुत बात हो चुकी है, तो जरा हमारी रिसर्च टीम ने जो यूपी के मुद्दे निकाले हैं वो देख लीजिए। अभय दुबे आप ही के पास आ रहा हूं। अभय दुबे, एक मिनट सुन लीजिए, यूपी के मुद्दे क्या है? नोटबंदी का पूर्वी यूपी में असर हो सकता है, पश्चिमी यूपी में इतना असर दिखा नहीं। जाट आरक्षण का पश्चिमी यूपी में असर दिखा, लेकिन यूपी में, पूर्वी यूपी में तो कुछ असर दिख सकता भी नहीं इसका। नौकरी की बात करें तो मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रोजगार एक मुद्दा है। अब उस पर वोट पड़ा है नहीं पड़ रहा है 11 मार्च को पता चलेगा। स्वास्थ्य और गरीबी पूर्वी उत्तर प्रदेश में असर करता है, क्योंकि गोरखपुर जैसा इलाका वही आता है जहां पर जापानीज इंसेफ्लाइटिस एक लंबे वक्त से बड़ी बीमारी बनकर निकली है, उसका अभी तक कोई पूरा हल दिखा नहीं है। तो स्वास्थ्य और गरीबी एक बड़ा मुद्दा पूर्वी यूपी में निकल कर आता है। किसानों की समस्या पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों में मुद्दा बनता है। तो अभय दुबे, क्या इन मुद्दों पर आप जा पाए हैं? आपका गठबंधन जनता के बीच जा पाया है कि ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार थी पिछले 5 सालों से उसने एड्रेस किए? क्योंकि पूर्वी यूपी की बात करें या नौकरियों की बात करें या किसानों की समस्या की बात करें, तो जो रिसर्च टीम बताती है हमारी, जस की तस ही बताती है स्थिति। देखिए, एक बड़ा प्रश्न यह है, किसानों में अगर तुलनात्मक देखें, जो गन्ना एक इशू है, तो बीते 33 माह में भारतीय जनता पार्टी ने फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस सिर्फ 10 रुपए बढ़ाए हैं, जबकि अखिलेश यादव ने उसको 305 रुपए कर दिया, इन्होंने 220 से 230 रुपए किया। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, मैं बिहार भी इलेक्शन में गया, वहां जब परसेप्शन लिया तो लोगों के जो कंसर्न्स थे कि मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया, उन्होंने कहा कि यहाँ की शक्कर मिल की चाय नहीं पीऊंगा मित्रों, तब तक मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आऊंगा। वहां धूल भी नहीं साफ हुई उस शक्कर मिल की। वहां समर्थन मूल्य एक बड़ा मुद्दा था कि जो इन्होंने कहा कि लागत का 50% ऊपर देंगे, और जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया कि मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, हम नहीं दे सकते। ये बड़ा मुद्दा था। तो उत्तर प्रदेश में आज छोड़िए ना, चुनाव हो चुका है तो क्या बात की जा सकती है ना? सुन लीजिए, अभी चुनाव हो गया। विदुड़ी साहब, आप सुन तो लीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए, समय कम है, जल्दी कंप्लीट कीजिए। अब जो जैसे आगरे का पेठा उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, ताला अलीगढ़ का ताला उद्योग है, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। बनारस का साड़ी उद्योग है, उस पर तो ये डिमोनेटाइजेशन का नलिनी सिंह जी का ठीक कहना है कि जब तक जनता ने अब सही असेस करना स्टार्ट किया, और विश्वास मानिए लोकल बॉडी के इलेक्शन बार बार बीजेपी कह रही है, वो ज्यादातर जिन राज्यों की सरकार होती है वहां स्थानीय निकाय को
फंड करती चलिए है, मैं एक छोटा सा इसमें आंकड़ा और दिखा देता हूं, फिर नागरिकों का रमेश मानस बिदुड़ी होता आपके पास है। आता हूं, लेकिन मैं बात भाभी आपके मोदी पास जी आता हूं। अगर ठीक है, एक कैंपेन आंकड़ा और करने दिखा देता हूं, चले महिला वोटर अगर कितनी मोदी अहम जी है। आपने कैंपेन करने आपने चले बहुत जाते मुद्दों की तो बात वहां की, भी लेकिन मुझे हार नहीं जाते लगता हैं लोग। किसी ने इस पैनल में महिलाओं की बात की, जो कि बहुत अहम है उत्तर प्रदेश में, और उसकी राहुल बात कर गांधी लेते हैं। ने मैं चिंता तुरंत मत आता हूं करो। आपके पास रमेश बिदुड़ी। महिला वोटर कितनी अहम है ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में पुरुष वोटर हैं 54%, जबकि महिलाएं हैं 46%, और शायद इसीलिए एंटी रोमियो दल और इसीलिए वहां पर महिलाओं से जुड़े रोजगार की बात, महिलाओं लॉ एंड ऑर्डर की बात बहुत उछाली गई है इस चुनाव में। तो रमेश बिदुड़ी, क्या आपको लगता है कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, गायत्री प्रजापति और एंटी रोमियो दल, ये तमाम मुद्दे आपने इसीलिए उछाले क्योंकि वहां पर एक बड़ा वोट वो महिलाओं के पास बड़ी ताकत है वहां पर 46%? नहीं, बात ताकत की नहीं है, बात उनके अधिकारों की है। अब अगर ट्रिपल तलाक की बात करेंगे तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी सब लोगों की। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, मानव अधिकार, तो महिलाओं का अधिकार नहीं है क्या? महिलाओं को तुम जानवरों की तरह के एक व्यक्ति 3-3 पत्नियां रखने के बाद और उनको किस प्रकार से उनको उपयोग के उनके अधिकारों का हनन करेंगे, उसकी भाजपा बात करेगी तो बहुत लोगों ने महिलाओं को वोट डालने नहीं जाने दिया। हम उनके हक की बात कर रहे हैं। बेटी को भी अधिकार है, बहन को भी अधिकार है, वो शहर में ओपन घूम सके, कॉलेज जा सके, माँ बाप की चिंता दूर हो जाए, मेरी बेटी कॉलेज गई है, दिन छिपका नहीं आई तो मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। ये हर परिवार की चिंता थी उत्तर प्रदेश में। बुलंदशहर जैसे हाईवे पे रोड के ऊपर रोककर एक परिवार के सामने किसी की बच्ची के साथ, बहू के साथ रेप कर दिया जाए और आजम खान की भैंसों को ढूंढ लिया जाए, मतलब आजम खान की तो भैंस ढूंढ ली जाएंगी और गरीब परिवार की बेटी के साथ सामाजिक रेप हो जाए। तो ये गुंडाराज जो चल रहा था उत्तर प्रदेश में, हमने हर आदमी के अधिकार की बात की थी, वो हमने कोई चुनावी मुद्दा की बात नहीं की थी। हमने जो फंडामेंटल्स की नलिनी सिंह ठीक है, समय कम है रमेश जी। ओके, सभ्य महिलाएं हैं और ये स्वयंसेवी संस्थाओं से इन चीजों को उठाती हैं, तो इनको ये बात कहनी चाहिए कि वो मुद्दा बनेगा यूपी में या बना है, आपको लगता है? देखिए बिल्कुल है। देखिए गुंडा राज था, और मैं 3 तलाक के लिए बोले थे बिदुड़ी जी, सिर्फ मुसलमानों के लिए, इसके लिए तो बात करते हैं, विकास की कोई बात नहीं करते। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं बिदुड़ी जी, अब आपको उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से समझ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बयान दे रहे हैं कि जो बुरखे में आती हैं, जो घूंघट में बुरखे में आती हैं, उनका उन्हें पूरी तरीके से चेक किया जाए। तो आप वो बुरखे के लिए बयान दे रहे हैं, घूंघट के लिए बयान नहीं दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, आपका असली चेहरा देख चुकी हैं। इस बार आपको कुछ भी वोट नहीं मिलने वाले हैं यहाँ पर, आप देखिएगा इस बार कुछ भी वोट नहीं मिलने वाले। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार भी आप ही के यहाँ होता है। ठीक है, ओके, मैं एक मिनट महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। रमेश बिदुड़ी, ओके, इनके नेता जो है सेक्स स्कैंडल में पकड़े जाते हैं, इनके नेता सेक्स स्कैंडल में पकड़े जाते हैं और ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। इनकी बात करें आप? एसपी की, बीजेपी? नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। गायत्री प्रजापति पे बोले नहीं बोलेंगे? नहीं, गायत्री प्रजापति तो देखिए 14 साल की मासूम बच्ची है, 14 साल की मासूम बच्ची जिसे अखिलेश यादव पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं और 27 तारीख से वो जो है लापता है। ओके, मैं नलिनी सिंह से एक न्यूट्रल लेना चाहूंगा। नलिनी सिंह, क्या ये मुद्दा वाकई जिस तरह से बीजेपी ने उछाला है, क्या इसका कुछ आपको लगता है? मैं आ रहा हूं, अबे तुम्हें आऊंगा, 1 मिनट में आऊंगा, अबे तुम्हें तुरंत आ रहा हूं। नलिनी सिंह का एक कमेंट हो जाए, आ रहा हूं। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियां बहुत ही खोखली हमदर्दी दिखा रही हैं महिलाओं के साथ। अगर यही बात थी तो बिहार में जिसकी चर्चा कर रहे थे बिदुड़ी जी, वहां पर आपने ये बात नहीं उठाई। वहां पर नशाबंदी की बात उठाई महिलाओं ने और नीतीश कुमार ने उसे लागू कर दिया। वो अच्छा ये बुरा है, लेकिन महिलाओं ने वोट नीतीश कुमार को झमाझम दे दिए। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, ये सिर्फ बातें उठाने से नहीं चलेगा। जो अगर आप लोगों में से एक ने भी कहा होता कि महिलाओं का जो खुद का जो एक अपने आप को जो समझती हैं, और कल 8 मार्च है जो कि महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके ऊपर आप मुझे बता दीजिए एक भी बात। आप यही कह रहे हैं कि रेप, ये किसकी हिम्मत हो रही है कि रेप करें महिलाओं को, कि महिलाओं का जो अपना जो अपना जो उनका एक अंदर की जो ज्योति है वो जल ही ना पाए, जलने के पहले उसे बुझा देते हैं, ये सब चीजें खोखली हैं जो कह रहे हैं। 20 सेकंड नलिनी सिंह जी ने कहा, उस पर आप कमेंट देना चाहेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से भी ऐसा कुछ लगा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पे तो सबसे ज्यादा सवाल उठ गए आपका। गायत्री प्रजापति एक बड़ा उदाहरण है। नहीं, देखिए 10 सेकंड सिर्फ मुझे दीजिए। मैं नलिनी सिंह जी की बात को आत्मसात करता हूं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सारे राजनीतिक दलों को संकल्प लेना चाहिए कि हम कोशिश करें कि एक भी महिला के साथ अभद्रता ना हो।
मगर गौरव जी नियोजित रूप से उत्तर प्रदेश को बदनाम किया गया। मुझे बताइए, राजनाथ सिंह इतने सर गायत्री प्रजापति कितना इज्जत बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश की? सर गायत्री प्रजापति कितनी इज्जत बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश की? गौरव जी आप लोग निलंबित कर देते पार्टी से, मत बोलने तो मैं बोल देता कि मैं नहीं बोलने दे रहा, मैं खुद पूछ रहा हूं। एक मिनट रमेश जी रुकिए, आपकी आवाज नहीं जा रही, समय बिल्कुल खत्म हो गया। अभय दुबे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए 20 अरे सेकंड। भाई आप अपनी याददाश्त ठीक कर लीजिए। गौरव साहब इनको आधा किलो बता हाँ, ठीक है, ओके सर, ओके। को 2 महीने पहले बलात्कार यूपी बेहाल, बलात्कार करेक्ट कर लीजिए अपने आप को, करेक्ट कर लीजिए अपने आप बलात्कार को। मध्य प्रदेश में सर आप मध्य प्रदेश मत जाइए, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। अभय दुबे इस माफी के साथ आगे आगे 11 मार्च की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप बताइए। नहीं जवाब दे रहे आप मेरी बात का। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोशिश की थी कि मुद्दों की बात करें, कोशिश थी कि आपको जीत का गणित समझाएं कि उत्तर प्रदेश में जीत का गणित कहां से निकलता है और क्या समीकरण है। 8 मार्च को यानी कल जब आखिरी चरण का मतदान हो जाएगा और 9 तारीख को जब हम एग्जिट पोल आपके सामने लेकर आएंगे तो एक पिक्चर तब आपके सामने रखेंगे और 11 मार्च को सुबह 7 बजे से आपके साथ हम जुड़ेंगे और आपको पूरा हम बताएंगे, सटीक विश्लेषण करेंगे कि आखिर किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और उसका इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या होगा और 2019 की राजनीति का पर क्या असर होगा, ये सब आपको बताएंगे। तमाम बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। #VSBD पर अपना फीडबैक देते रहिए। नमस्कार।